Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 1 जून 2024 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, उसके साथ साथ बाकी सारे रेलिवेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों का एक टेस्ट होता है। तो पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता हुआ जाएगा और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी हमेशा डे 1 से ही होती है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगा लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और एट द लास्ट एग्जाम में जब बैठोगे पेपर देने तो आपकी हैबिट पहले से ही बनी हुई है, तो आपको वहाँ पे जाके लगेगा यार ये काम तो मैं डेली कर रहा हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो बाकी सारे एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा ज़्यादा आगे पुश करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बड़े सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। बाकी दोस्तों डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो अपलोड होता है। जैसे मैंने आप लोगों से बोला था, लास्ट मंथ में बहुत सारे कुछ और भी काम थे दोस्तों जिसमें बिजी रह गए, और वीडियो हमने लास्ट मंथ ही शुरू किया। अब तो नया महीना शुरू हो रहा है 1 जून से। आज 1 जून हो गई, तो कल यहाँ पे दोस्तों 31 मई हमारी समाप्त हो गई, और पिछले 2 दिनों से वीडियो अपलोड भी नहीं हुआ था इंडियन एक्सप्रेस वाला। अब से आपको ये रेगुलर मिलेंगे वीडियोस। इन वीडियोस में कोई भी डिले नहीं होगा और टाइम टू टाइम आपको मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों जैसे मैं जब भी मंथ की शुरुआत होती है बताता हूँ आप लोगों से, मंथ की शुरुआत में आपका सबसे पहला काम है प्लानिंग करना। अब प्लानिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ रोज का शेड्यूल बना लो कि हाँ इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। वो चीज़ें टाइम टू टाइम फॉलो नहीं हो पाती हैं, आपको पता है। ये तो टारगेट तो आपने ये बनाना है यार मुझे रोज 6 घंटा पढ़ना है, 6 से 7 घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ये टारगेट बनाना है। और उसमें आप कभी भी पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा प्लानिंग ये होती है कि आपने इस मंथ में करना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लानिंग बना के दोस्तों 1 आध महीना आपने उस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग चला और वो आपने पूरा अचीव किया, आप बिलीव करना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप ना थोड़े से कह सकते हो डिसिप्लिन में आ जाओगे। फिर नेक्स्ट मंथ में आपकी प्लानिंग और बड़ी हो जाएगी, धीरे धीरे कैपेसिटीज़ और इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। एक बार ट्राई करना मंथ की प्लानिंग इसी मंथ में शुरू करना, ठीक है। आज 1 जून हो गई, आज रेडी कर लेना मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और लास्ट वक्त आते आते वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। ये आपका अपने आप से प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वापस से याद दिला दूं, अच्छे से चीज़ों को सुनना, लास्ट में आपका टेस्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अपना आर्टिकल नंबर 1 है। यहाँ पे बात हो रही है मैगलन मिशन के बारे में। एक मिशन न्यूज़ में है, हम स्पेस से संबंधित बात करने वाले हैं। तो जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी, जो भी टॉपिक आपके जीएस नंबर 3 में है उन सब से आप इसको लिंक कर पाओगे। अब हुआ क्या, ये दोस्तों मैगलन मिशन जो है ये नासा का मिशन है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इस मिशन को लॉन्च किया गया था वीनस को एनालाइज करने के लिए। वीनस जो हमारा शुक्र ग्रह है दोस्तों, उसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पर यह मिशन लॉन्च किया गया। और अभी के समय पर नई स्टडी हमको ये बताती है कि जो वीनस प्लैनेट है दोस्तों, यहाँ पर 1990 से लेकर 1992 के बीच में बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हमने देखी है, या वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे नज़र आई हैं। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया। इवन यहाँ पे दोस्तों जो अभी बहुत सारा डेटा मैगलन मिशन ने इकट्ठा करके हमें दिया है, उस मिशन के जो डेटा है उसको यूज़ करते हुए नासा के साइंटिस्ट का कहना है उन्होंने एक नया लावा फ्लो ऑब्जर्व किया है वीनस पर। वीनस पर एक नया लावा फ्लो देखने को मिला है, और ये स्टडी हमको ये भी बताती है कि एक समय पर बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती थी वीनस पर, जिस वजह से ये ओवरऑल इशू न्यूज़ में है। अब ये जो न्यूज़ है दोस्तों एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो अब शुरू होगा। अब आपको पता होना चाहिए मैगलन मिशन एग्जैक्टली है क्या। तो ये एक डीप स्पेस मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसको नासा ने लॉन्च किया था 4 मई 1989 को।
ताकि जो प्लैनेट वीनस है उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हो गया सन, ये हो गया मरकरी एंड ये हो गया वीनस। तो वीनस पर ये मिशन भेजा गया पृथ्वी से ताकि इसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके, और इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों केप कैनवरल से। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो यूएस में फ्लोरिडा के जस्ट यहाँ पर ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगी, यहीं से इसको लॉन्च किया गया। और ध्यान रखना, इसका नाम आप सोचोगे काफ़ी अजीब सा है, मैगलन मिशन। ये क्या है? तो मैगलन जो वर्ड है दोस्तों यहाँ पर ये लिया गया है, एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं का नाम यूज़ करके ये जो वर्ड है इनके नाम का आगे का जो मैगलन है वो इस मिशन में जोड़ दिया गया, जिस वजह से इसका नाम मैगलन मिशन रख दिया गया। इस मिशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो वीनस प्लैनेट का जो सरफेस है उसको पूरी तरह से मैपिंग करना है ना, रडार इमेजिंग इस्तेमाल करके उसका पूरा मैप तैयार करना। क्योंकि इस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो अच्छे से चीज़ों को दिखाई दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो उस वजह से ये काम करा गया। उसके अलावा ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये वीनस पर 1990 में पहुंच गया था, और इसने अपना जो पहला पूरा जो मैप है वीनस का उसको यहाँ पे तैयार किया। और ये जो मिशन है इसने और भी बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स हमारे को बताई हैं वीनस के बारे में जो काफ़ी सरप्राइजिंग है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लावा फ्लोज के बारे में बताया, तो बहुत सारे लावा फ्लोज, वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे वीनस पर देखने को मिले। अक्टूबर 1994 में जो मैगलन स्पेस क्राफ्ट है, अगर आप इसको देखोगे, ये इंटेंशनली यहाँ पे वीनस के सरफेस के साथ में कांटेक्ट करके बहुत सारा डेटा निकालने के लिए जाता है। ये ऑपरेशन समाप्त होने से पहले दोस्तों वो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जाकर बहुत सारा डेटा निकालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो वहीं से ये सारी बातें पता चली। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, जैसे यूपीएससी पहले पूछ चुका है या काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन सिंपल सा ये बनेगा कि जो मैगलन मिशन है ये कौन से प्लैनेट के लिए लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है वीनस के लिए लॉन्च किया गया था, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली बनते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर। लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप इतने सारे लोग देखते हैं, सब एक एक लाइक के बटन को प्रेस करेंगे तो ये 2 क्या 4000 भी पहुंच जाएगा आराम से। बट ये कर दिया करो, एक सपोर्ट मिलता है, और ये जो वीडियो है वो भी पुश होता है आगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल में बात हो रही है विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में। आपको पता होगा ये मेमोरियल अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में आया, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी इस मेमोरियल पर मेडिटेट कर रहे हैं। 48 घंटे के लिए यहाँ पर वो मेडिटेट करेंगे, जिसको लेकर ऑलरेडी बहुत सारी जो खबरें हैं वो आ रही थी। तो पीएम मोदी यहाँ पर दोस्तों इस प्लेस को विजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे 48 घंटे मेडिटेशन चलेगा उनका लगातार, अभी इस इलेक्शन रिजल्ट से पहले। कहाँ पर? विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। इस वजह से मेमोरियल न्यूज़ में है। सबसे पहली चीज़, ये मेमोरियल कहाँ पे लोकेटेड है? तो तमिलनाडु के अंदर जो कन्याकुमारी है उसी का दोस्तों यहाँ पर छोटा सा एक आइलैंड है पास में, उसी आइलैंड पर ये पूरा मेमोरियल लोकेटेड है। मैं आपको फोटोज़ दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फोटोज़ आपको नजर आएंगी दोस्तों। ये उस मेमोरियल की फ़ोटो है। एक और फोटो दिखाता हूँ, ये आपको फ़ोटो यहाँ पे नज़र आएगी। तो छोटे से आइलैंड पर एक रॉक की, आप कह सकते हो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसपे ये मेमोरियल बना हुआ है। ये जो मेमोरियल है दोस्तों ये 2 रॉक्स पे बना हुआ है। 2 में से स्पेशली जो एक रॉक है उसके ऊपर यहाँ पे इसको रेडी किया, और जो ये रॉक है इसके आसपास आपने देखा समुद्र ही समुद्र है। ये समुद्र कौन सा है दोस्तों? यह है लैकेडिव सी। ध्यान रखिएगा, कौन सा सी है? लैकेडिव सी। ठीक है, उसके अलावा ये पूरा मेमोरियल कब बनाया गया? 1970 में इसको बनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी को ऑनर करते हुए। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए दोस्तों यहाँ पर इस पूरे मेमोरियल को रेडी किया गया था। ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित ये मेमोरियल है, उनका एक स्टैचू भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, इस मेमोरियल के अंदर में एक कह सकते हो कि श्रीपद मंडपम है, और उसके अलावा विवेकानंद मंडपम, ये दोनों मंडपम आपको यहाँ पर इस मेमोरियल में नजर आएंगे। ठीक है, यहीं पर जैसे मैंने बोला स्वामी विवेकानंद जी का ब्रॉन्ज का एक स्टैचू भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये वो मेमोरियल है जहां पर हमारी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य सरकार हैं स्पेशली, और साथ ही साथ में केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर यहाँ पे इसमें कंट्रीब्यूशन देती हैं, और दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है ऑलरेडी इस मेमोरियल में।
और ये किस चीज़ से लिंक है, कौन से पर्सनालिटी से लिंक है, तो ये आपको पता चल ही चुका है, स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1863 में और डेथ हुई थी 1902 में। जब इनका जन्म हुआ था तो इनको जानते थे नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से, जो एक हिंदू मॉन्क यहाँ पर, मतलब एक हिंदू मॉन्क थे। और कह सकते हो कि आज के समय पर बहुत सारे लोग यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक बहुत ज़्यादा फॉलोड स्पिरिचुअल लीडर यहाँ पर दोस्तों ये देखने को मिलते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता इनका पूरा नाम है, ठीक है। प्लस जो श्री रामाकृष्णा परमहंसा हैं, उनके शिष्य भी हुआ करते थे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसमें ज़्यादातर फोटोज़ वगैरह भी आपने देखे होंगे, उसमें मेडिटेशन का फोटो बहुत देखा होगा। तो यहाँ पर ये जाने जाते हैं एज अ ध्यान सिद्धा, यानी मेडिटेशन एक्सपर्ट के तौर पर दोस्तों यहाँ पर ये जाने जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे इंडियन स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न मटेरियल प्रोग्रेस के साथ में कंबाइन करके और तेज़ी से ग्रो किया। ये विश्वास करते थे कि अगर हम सेल्फ प्योरिफिकेशन की बात करें तो वो होगा कैसे? दूसरों की मदद करके, दूसरों को मदद करना, दूसरे लोगों को एंकरेज करना, है ना। स्पेशली यहाँ पे आप सोसाइटी के प्रति ऐसी सर्विस दो जो सेल्फलेस हो। आप अपने बारे में ना सोच रहे हो, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सोच रहे हो, सोसाइटी के कल्याण के लिए सोच रहे हो, उसके लिए वर्क कर रहे हो। तो उस चीज़ में यहाँ पर विवेकानंद जी काफ़ी विश्वास करते थे। इनकी जो टीचिंग है 4 योगास के ऊपर आपकी इनकी टीचिंग भी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ये वो पर्सनालिटी थे जिन्होंने यहाँ पर हिंदुइज्म को वर्ल्ड लेवल पर भी रिप्रेजेंट किया। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर भी यहाँ पर दोस्तों उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जब ये पहली बार वेस्टर्न साइड में विजिट करे तो उसके बाद जब ये वापस आए इंडिया तो इन्होंने रामाकृष्णा ऑर्डर को यहाँ पे बनाया, इसको फाउंड किया बेलूर के अंदर में 1897 में। तो इनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, ये थोड़ी सी जानकारी है दोस्तों। इनके बारे में पढ़ोगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलता है। मैंने बस खाली यहाँ पर मतलब प्रीलिम्स के फैक्ट्स के तौर पर थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है शरावती रिवर के बारे में। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 बार न्यूज़ में आ चुकी है और अभी मैंने द हिंदू के वीडियो में आपसे मैप के क्वेश्चन में भी बोला था इसको अच्छे से मैप में देख लेना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने इसको पढ़ना होगा। पहले ये समझ लेते हैं आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है एनजीटी, उन्होंने हाल ही में हमारे स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट किया है, उनसे बोला है कि भाई यहाँ पे जो इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है इस नदी के अंदर में उसको रोका जाए, फटाफट उसको देखो, उसकी जांच करो, है ना। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर ये नदी शरावती नदी चर्चाओं में बनी हुई है। तो चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इस नदी के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये जो नदी है दोस्तों ये कर्नाटका स्टेट में बहती है, स्पेशली वेस्टर्न साइड में, ठीक है। तो ये जो नदी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये हो गया आपका यहाँ पर वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो ये नदी कौन सी है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी नदी इस तरफ बह रही है। अगर हम इसको फोटो वगैरह देखें तो आपको ये नज़र आएगा। यहाँ पे कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के वेस्टर्न साइड से ये नदी आती है, ओरिजिनेट होती है इस तरीके से, यहाँ से बहती हुई जाती है और यहीं पर इस नदी में जॉग फॉल भी नज़र आता है। आपने देखोगे बड़े सारे वाटरफॉल होते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस जॉग फॉल यहाँ पे नज़र आएगा। और इस तरीके से नदी बहते हुए आकर अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड पे बहती है, ध्यान रखिएगा कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से बनकर आती है। उसके अलावा अरेबियन सी में जाकर ये गिर जाती है। इस नदी की जो टोटल लेंथ है वो है 128 किलोमीटर्स। इस नदी का जो पूरा बेसिन फैला हुआ है वो 2985 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। जो शरावती नदी है दोस्तों जब ये बहती हुई जाती है तो बीच में एक जॉग फॉल बनाती है। ये जॉग फॉल का फोटो है दोस्तों, जैसे वाटरफॉल्स होते हैं ना, इसका नाम दिया गया है जॉग फॉल। ये जॉग फॉल बहुत ही फेमस है, आप कह सकते हो इंडिया में जो हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं ना उनमें से एक जॉग फॉल भी है। यहाँ पे जो नदी ऊपर से गिर रही है वो लगभग 253 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव हाइट हो गई। और इस शरावती नदी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, यानी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें आके जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पर नंदी होल हो गया, उसके अलावा हरिद्रवती हो गया, मविना होल हो गया, हिलकुंजी हो गया, येना होल हो गए, हुरली होल हो गई और नगोड़ी होल हो गए।
ये कुछ नदियां हैं दोस्तों, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो सहायक नदियां हैं इस शरावती नदी की। साथ ही साथ में कर्नाटका के अंदर में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी मानी जाती है ये हमारी रिवर। ये जो नदी है आज के समय पर ज़्यादा मात्रा में, बड़े मात्रा में कह सकते हो हाइड्रो पावर को जनरेट करने का काम भी करती है। ठीक है, तो इसकी बेसिक डिटेल्स हो गई। स्पेशली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन अक्सर पूछी जाती है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनना, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर लास्ट में चेक होगी जब आप टेस्ट को दे रहे होंगे, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। यहाँ पे बात हो रही है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। काफ़ी बार ये एटॉमिक सेंटर न्यूज़ में आता रहता है। चलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। तो हुआ क्या, ये खबरों में क्यों है। तो एक स्टेट रन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल, ये जो भेल कंपनी है दोस्तों, ये हाल ही में एक अग्रीमेंट करती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में। वो अग्रीमेंट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट है 50 किलोवाट एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम को लेकर ये अग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इस सिस्टम से हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जाएगा, हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। तो इस बेसिस पर इन दोनों कंपनीज ने मिलकर अग्रीमेंट किया, जिस वजह से ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर न्यूज़ में बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है दोस्तों। जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इस पर्टिकुलर सेंटर में काम किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के अंदर ट्रॉम्बे में लोकेटेड है। ये जो बॉडी है पूरी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में काम करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो लिख लेना। और ये जो बॉडी है, ये जो पूरा हिस्सा है दोस्तों, इसको डायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं, उनके अंडर में आता है ये। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसा रिसर्च सेंटर है जहाँ पर हम पूरा फोकस करते हैं न्यूक्लियर साइंस के ऊपर, न्यूक्लियर साइंस से संबंधित इंजीनियरिंग के ऊपर, न्यूक्लियर सेक्शन से संबंधित जो इसके आसपास के रिलेटेड एरियाज हैं उस पर रिसर्च करते हैं इस भाभा एटॉमिक सेंटर पर। अब ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये अगर आप देखोगे तो हमारे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL बॉडी जो है दोस्तों, उसकी इंपॉर्टेंट बैकबोन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है ये सेंटर। जो कि आज के समय पर आप कह सकते हो ये जो NPCIL बॉडी है कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है। आज हमारे देश में जितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सभी रिएक्टर्स को दोस्तों ये NPCIL क्या करता है, ऑपरेट करता है, उनको यहाँ पर अपने अंडर में रखता है। और NPCIL की जो मेन रीढ़ की हड्डी क्या है, वो है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब इस रिसर्च सेंटर का थोड़ा सा इतिहास अगर हम देखें तो होमी जहांगीर भाभा का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। उन्होंने यहाँ पर इंडिया में न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया और ये भाभा ही थे जिन्होंने यहाँ पर ये सेंटर बनाया। जब इन्होंने वो सेंटर बनाया तो उसका नाम स्टार्टिंग में रखा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ताकि न्यूक्लियर साइंस के ऊपर रिसर्च की जा सके। और ये इंस्टीट्यूट बनाया गया 1945 में। अब क्या हुआ दोस्तों, अब यहाँ पर इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए एक और बॉडी बनाई, AEET, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे के अंदर में ये बॉडी बनी हुई। ये कब बनाई, जनवरी 1954 में। स्पेशली न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर बहुत सारी रिसर्च करना, उसके लिए बॉडी बनाई गई। और जब भाभा की डेथ हुई 1966 में, तो इनकी डेथ के बाद ये जो AEET नाम की बॉडी है दोस्तों, इसी का नाम चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। तो इस तरीके का यहाँ पर इतिहास रहा है इस सेंटर का और ऐसे इसका नाम पड़ा। ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इस बॉडी का काम आप समझ ही चुके हो दोस्तों। इसका मेन काम है कि जो भी हमारी न्यूक्लियर साइंस है ना, रेडियो आइसोटोप्स का जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में वो कैसे होना है, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, तो इन सब चीज़ों में वर्क करना इस बॉडी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजीज़ को बनाना, रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम इस बॉडी का है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, न्यूक्लियर एजुकेशन से संबंधित लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। तो यह है BARC नाम की बॉडी का पूरा डिटेल्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और ये GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज न्यू इनिशिएटिव के बारे में। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उन्होंने हाल ही में 3 बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हमारे देश के सामने रखे। और उसमें से एक इनिशिएटिव है प्रवाह पोर्टल, दूसरा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, तीसरा है फिनटेक रेपोजिटरी।
अब ये 3 चीज़ें क्या हैं दोस्तों जो अक्सर न्यूज़ में देखने को मिल रही हैं कल से, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ डिटेल्स। पहली चीज़, आरबीआई हमारे देश के लिए लेकर आ चुका है प्रवाह पोर्टल। ये प्रवाह पोर्टल क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर एक वेबसाइट बेस्ड एक पोर्टल होने वाला है ये, जहाँ पर कोई भी एक इंडिविजुअल, आप हो मैं हूँ या कोई भी कंपनी, अगर यहाँ पे उसको किसी चीज़ को लेकर ऑथराइजेशन लेना है, यानी कि उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की ज़रूरत है, तो वो इस वेबसाइट से सारा काम करवा सकेगी बहुत आसानी से। ठीक है, जिसको ये पास में आरबीआई की ज़रूरत होगी, आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, तो वो इस वेबसाइट से काम हो जाएगा। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था ये पूरा काम करवाना, अब उस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल कर दिया गया है। तो पहला हो गया प्रवाह पोर्टल। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो लाई गई है वो है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों यहाँ पे रिटेल डायरेक्ट पोर्टल तो ऑलरेडी 2021 के साल में नवंबर महीने में लॉन्च किया गया था, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, आप हो मैं हूँ, है ना, हमारा कोई डायरेक्ट अकाउंट नहीं होता है, कहाँ पर? आरबीआई में। लेकिन अब आप डायरेक्ट अकाउंट खुलवा सकते थे नवंबर 2021 से, स्पेशली जिसको बोलते हैं गिल्ट अकाउंट। आप गिल्ट अकाउंट आरबीआई के अंडर में खुलवा सकते थे। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम आपको अलाउ करती है कि आप गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर सको। भाई सरकार क्या करती है, बहुत सारा पैसा लेती है। देखो सिंपल सी बात है, आपने हर साल बजट पढ़ा होगा। बजट में क्या होता है, बजट का बिल्कुल लास्ट एनालिसिस, लास्ट पन्ना उठा के देखो तो वहाँ पे लिखा होता है भैया इतना खर्चा हम इस साल करेंगे और इतनी हमारी कमाई होगी। ठीक है, लेकिन उसमें ध्यान से देखोगे तो कमाई कम रहती है, खर्चे ज़्यादा रहते हैं। तो कहोगे कमाई कम है तो सरकार खर्चा ज़्यादा कैसे करेगी? तो उसके लिए बीच बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सरकार इशू करती है कि भाई ये सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं, चाहो तो आप खरीद लो इसको थोड़े समय के लिए, हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगे, आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, आपने पैसे सरकार के पास में जमा कर दिया, वो सरकार के पास में सिक्योर है, उसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। ठीक है, ब्याज मिलता रहेगा उसके ऊपर। फिर एक टाइम मेच्योर हो जाएगा और मेच्योर होने के बाद में आप अपना पैसा निकाल सकोगे प्रॉपर रिटर्न्स के साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वर्क करती हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना इतना आसान नहीं है, तो उस चीज़ को आसान किया गया इस एप्लीकेशन को लाकर। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, अब इससे आप सारा काम कर सकोगे। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होते ही जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप में। ये दूसरा कदम आरबीआई ने उठाया। तीसरा इनिशिएटिव जो आरबीआई लाया है वो है फिनटेक रिपोजिटरी। इस फिनटेक रिपोजिटरी के अंदर में सारा का सारा डेटा रखा हुआ है हमारी फिनटेक एंटिटीज़ को लेकर, फ़ोन पे, पेटीएम, इनको लेकर बहुत सारा जो डेटा है दोस्तों वो यहाँ पे रखा हुआ है। उनकी एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी, वो सब डेटा यहाँ पे रखा जाएगा, जिस डेटा का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पूरे फिनटेक इंडस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स जो नीतियाँ बना रहे हैं, इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं, जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, वो सब समझने के लिए इस डेटा का यूज़ कर पाएंगे। तो ये डेटा भी अलग से ला के रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आरबीआई के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में सारा डिस्कशन। आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। अब दोस्तों यहाँ पे एक मॉस्क्यूटो के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है एनोफिलीस स्टेफेंसी। अब ये मॉस्क्यूटो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में आया। इस मॉस्क्यूटो की वजह से अफ्रीका के अंदर में मलेरिया की एक बड़ी दिक्कत पैदा हुई, जिस वजह से ये मॉस्क्यूटो, ये मच्छर न्यूज़ में है। तो ये जो मॉस्क्यूटो है दोस्तों एक मलेरिया वेक्टर है, मलेरिया को फैला सकता है। और ये मच्छर नेटिव है टुवर्ड्स द साउथ एशिया। साउथ एशिया में आपका इंडिया भी आ गया। तो एशिया का जो साउथर्न पोर्शन है दोस्तों, उसी रीजन में ये पाया जाता है, उसी का नेटिव है, वहीं पर ये पलता है, वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये दोस्तों जो मच्छर है ना, ये प्लास्मोडियम फैल्कीपेरम एंड पी वाइवेक्स, इन दोनों चीज़ों को इंसानों में फैलाता है, जिसकी वजह से जो ये बीमारियां हैं, स्पेशली यहाँ पर मलेरिया वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स है, वो देखने को मिल जाती हैं। और ये जो मच्छर हैं एनोफिलीस वाले, ये अफ्रीका के मलेरिया वेक्टर से थोड़े से डिफरेंट हैं। अफ्रीका वाले देखोगे तो वो ज़्यादातर गाँव वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये वाला जो मच्छर है दोस्तों एनोफिलीस स्टेफेंसी, ये शहरों में दिक्कत पैदा कर रहा है। ये स्पीशीज़ जो हैं वो शहरों में उत्पन्न हो रही हैं, शहरों में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहीं पर भी इनको अपना वाटर सोर्स मिला, वहाँ पे अंडा दे देते हैं ये मच्छर, है ना। कोई वाटर कंटेनर है या कोई ऐसा फ्लावर पॉट है, वहाँ पर अंडा दे दिया, और उस बेसिस पे यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। एडिशनली अगर आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे बड़ी चिंता यहाँ पे बताई जा रही है इस एनोफिलीस स्टेफेंसी को लेकर, जिसको हम एडिस मॉस्क्यूटो के नाम से भी जानते हैं। ये मच्छर वो है
जो अलग अलग बीमारी जैसे डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका वायरस ऐसी प्रॉब्लम्स को फैला सकता है। और इन मच्छरों का जो इन्वेजन है, स्पेशली अर्बन मॉस्किटोज कहला रहे हैं, अफ्रीका के अंदर में शहरों में ये मच्छर घुस रहे हैं, जिसके चक्कर में शहरों में अफ्रीका का एक टारगेट था कि हम मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। वो टारगेट आज के समय पर इनका बेकार हो चुका है, क्योंकि ये मच्छर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और अफ्रीका की 42.5% पॉपुलेशन ऐसी है जो शहर वाले हिस्सों में रह रही है, तो उनको भी एक बड़ा थ्रेट, एक खतरा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये मॉस्किटो अभी के समय पर न्यूज़ में आया। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में दोस्तों माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बात हो रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। जो हमारे ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग हैं ओडिशा के अंदर में, वो आज के समय पर बहुत परेशान हैं, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइड से जो केंदू का पत्ता होता है, केंदू लीफ होता है, उसको बेचने का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। और केंदू का पत्ता एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। दोस्तों देखो, जंगलों में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, और उसमें एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो जो केंदू का पत्ता है ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, और इस पत्ते पर जो ट्राइबल वेमेन हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट हक होता है। वो इन पत्तों का यूज़ करके बहुत सारी अर्निंग करते हैं, क्योंकि केंदू के पत्ते में ही दोस्तों उसको लपेट कर बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, और भी ढेर सारे यूज़ होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी न्यूज़ में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बना हुआ है। तो दोस्तों जो भी हमारे कह सकते हो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो जंगलों में रह रही हैं, उनके लिए हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट 2006, और उनके लिए राइट्स भी हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। ये जो लॉ है, ये जो सारे कानून हैं, ये डिफाइन करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? ये पेड़ों की लकड़ी को छोड़कर बाकी सारे, इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बांस हो गया, ब्रश वुड हो गया, स्टंप हो गया, शुगर केन हो गया, कोकून हो गया, शहद हो गया, वो भी जंगलों से मिल रहा है, वैक्स हो गया, लैक, केंदू के पत्ते हो गए, कुछ ऐसी प्लांट्स होती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ हो गई, जड़ें हो गई, तो ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है दोस्तों। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम पेड़ की लकड़ी छोड़ दें तो बाकी सब जो मैक्सिमम चीज़ें वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ रही हैं, जिसमें हक है इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। लेकिन अगर आज इनको केंदू के पत्ते बेचने हैं तो उसके लिए यहाँ पर वो बेच नहीं सकते, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा उन्हें, और अप्रूवल लेने में उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जो कि एक कंसर्निंग सिचुएशन है, जिस वजह से ये केंदू के लीफ भी न्यूज़ में है। अब दोस्तों केंदू लीफ जो है, इसको हम ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा के नाम से जानते हैं। ये एक नेशनलाइज प्रोडक्ट, जैसे बैम्बू है वैसे यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि कई सारे लोगों का जो जिंदगी है वो इस पत्तों पर डिपेंडेंट है। इसको हम तेंदू लीफ भी बोलते हैं कई सारे देशों में, मतलब अपने देश के कई सारे हिस्सों में। और इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी को लपेटने के लिए, जो लोकल सिगरेट्स होती हैं। और ये जो केंदू के पत्ते हैं दोस्तों, इनको प्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है? इंडिया में कई सारे स्टेट्स यहाँ पर इनको प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। और इनमें से भी कौन से राज्य हैं दोस्तों, क्योंकि इतने सब तो याद रखने नहीं है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा याद रखने हैं वो है उड़ीसा। उड़ीसा तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है केंदू के पत्ते का। सबसे पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़। तो इन 3 स्टेट्स का नाम तो आप एटलीस्ट ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है गोल्डन राइस के बारे में। एक तो ये सादा चावल है जो हम सभी लोग खाते हैं। अब ये जो चावल है दोस्तों, ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का है, और ये जो गोल्डन कलर का हुआ है उसके पीछे का रीज़न है बीटा कैरोटीन। क्या है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की वजह से दोस्तों उसका कलर बदल दिया जाता है, गोल्डन कलर का हो जाता है। लेकिन गोल्डन कलर होने के साथ साथ इसकी न्यूट्रिशन लेवल भी इंक्रीज हो जाती है। तो हाल ही में ये गोल्डन राइस न्यूज़ में आया है। जरा समझते हैं इस चावल के बारे में बेसिक डेटा को। तो दोस्तों एक नया प्रकार का चावल है जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, जो आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरी करेगा। और विटामिन ए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आंखों के हेल्थ के लिए और बाकी सारी हेल्थ के लिए। विटामिन ए की अगर सीरियस कमी हो जाए तो इंसान की एक डेथ भी हो सकती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों इन चावल में, सादे चावल में क्या कर दिया गया? बीटा कैरोटीन मिला दिया गया, जिससे आपको विटामिन ए मिल जाएगा। और विटामिन ए के साथ साथ इसी बीटा कैरोटीन की वजह से इस चावल को गोल्डन कलर मिल जाता है या येलो कलर मिल जाता है।
ये करते कैसे हैं, बीटा कैरोटीन कैसे मिलाते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है दोस्तों, उसके माध्यम से ये काम हो पाता है। जो हमारे नॉर्मल चावल होते हैं ना, है ना, जो नॉर्मल चावल होते हैं, ऑर्डिनरी राइस आपको देख पाओगे, उसमें बीटा कैरोटीन नहीं होता। लेकिन ये इनको हम क्या करते हैं, इनमें कुछ चेंजेस करने के बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, है ना, इनकी प्रजाति में कुछ बदलाव करके एक नया चावल बनाते हैं जो कि गोल्डन कलर का होता है। गोल्डन कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। हालांकि इन चावल को उगाने के लिए कोई नई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल चावल उगाते हो वैसे ही उगा सकते हो, हर एक चीज़ वैसी की वैसी है, लेकिन न्यूट्रिशन लेवल अलग है। क्यों? क्योंकि बीटा कैरोटीन से दोस्तों जब आप ये वाले चावल कंज्यूम करोगे गोल्डन वाले, तो आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। यानी विटामिन ए की जो कमी है बॉडी में, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब जो विटामिन ए है, जैसे मैंने आपको बोला, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है बॉडी की ग्रोथ के लिए। हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आपकी आंखों के लिए, आपके स्पेशली इम्यून सिस्टम के लिए। अगर किसी इंसान में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इससे क्या होगा, उसको छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उस इंसान की आंखें जा सकती हैं, डेथ भी हो सकती है अगर उसको लंबे समय तक ठीक ना किया जाए तो। ध्यान रखना इसके बारे में। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आज का थंबनेल आपने देखा होगा। तो असम में दोस्तों पहली बार मिला है हिमालयन सीरो। हिमालयन सीरो, ये वाला एनिमल आपको नजर आएगा। ये एनिमल मिक्सचर है किसका? इसमें डंकी का, गोट का, पिग का, है ना, इन सब का मिक्सचर आपको ये देखने को मिलेगा। गोट, डंकी, काऊ, पिग का मिक्सचर। तो चलिए जानते हैं अभी क्या खबर आई है। हाल ही में जो ये हिमालयन सीरो है दोस्तों, उसको देखा गया है नमेरी नेशनल पार्क में। आसाम के अंदर जो नमेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, इसके सेंट्रल पार्ट में दोस्तों यहाँ पे पाया गया और पहली बार यहाँ पर देखा गया, जिस वजह से एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब हिमालयन सीरो को देखते दोस्तों तो ये थोड़ा कभी गोट की तरह दिखाई देता है, डंकी, काऊ और पिग की तरह भी यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप इन स्पीशीज़ की बात करेंगे तो सीरो की कई सारी स्पीशीज़ होती हैं और वो सारी की सारी स्पीशीज़ दोस्तों यहाँ पे एशिया में पाई जाती है। अब जो ये हिमालयन सीरो है, ये हिमालयन वाले रीजन में पाया जाता है, नाम ही इस वजह से हिमालयन सीरो है। तो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ध्यान रखना। इनकी डाइट क्या है? ये हर्बीवोर हैं, तो यानी कि पेड़ पौधे खाने का काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हिमालयन रीजन में ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड, सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, स्पेशली 2000 मीटर से लेकर 4000 मीटर की जो ऊंचाई है ना, इस रीजन में ये पाए जाते हैं। उसके अलावा हिमालयन रीजन में बहुत सारे अलग अलग हैं भाई। ईस्टर्न हिमालयाज हैं, बीच वाले हिमालयाज हैं, वेस्टर्न साइड वाले हिमालयाज हैं। तो ये जो हिमालयन सीरो हैं, ये ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल तीनों पार्ट्स के हिमालयाज में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालयन वाले रीजन में नहीं पाए जाते। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली, ध्यान रखना। हिमालयन जो ये सीरोज हैं, ठीक है, आर टू बी फाउंड इन ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न हिमालयाज, बट नॉट इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन के अंदर में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। वल्नरेबल का मतलब पता है आपको, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा खतरे में है, कम हो रही है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में किया है, कवर किया गया, यानी कि इसको आप इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर किया गया है, इसका शिकार नहीं कर सकते, शिकार करोगे तो पेनल्टी हो सकती है, सज़ा हो सकती है एक इंसान को। अब ये पहली बार कहाँ पे देखने को मिला? नामेरी टाइगर रिजर्व में, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है दोस्तों? असम में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली लोकेशन आपसे पूछ ली जाती है, बाकी इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, सारे आर्टिकल बढ़िया तरीके से क्लियर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कितने बढ़िया तरीके से क्लियर हुए हैं। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपका टेस्ट शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, पहले मैं स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, फिर एक साथ सभी के आंसर्स बता दूंगा, आप उनको रीमैच करना, देखना कितने सही किए और कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपसे दोस्तों शरावती नदी के बारे में पूछा गया है। शरावती नदी से संबंधित 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो नदी है ये पूरी तरह से, पूरी नदी महाराष्ट्र में बहती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये जो नदी है ये जॉग फॉल बनाती है, जॉग फॉल जो कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत सिंपल है, बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से संबंधित।
इस सेंटर से संबंधित 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये सेंटर है दोस्तों, ये इंडिया का एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस सेंटर को बनाया गया था होमी जहांगीर बाबा जी के थ्रू, ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया के लिए जो रिसर्चेस है वो कर सकें। तीसरा स्टेटमेंट, ये जो सेंटर है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से संबंधित आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो मेमोरियल है दोस्तों, इसको बनाया गया है तमिलनाडु के अंदर में, ठीक है, इन द ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये पूरा मेमोरियल बना हुआ है ये लकेडिव सी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है हिमालयन सीरो के बारे में। तो हिमालयन सीरो से संबंधित आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि जो हिमालयन सीरो है ये ज़्यादातर ट्रांस हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, हिमालयन सीरो को IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल स्पीशी के तौर पे कवर किया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है गोल्डन राइस के बारे में। तो गोल्डन राइस से रिलेटेड भी आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही है। पहला, गोल्डन राइस के अंदर में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। वो बीटा कैरोटीन जो कि हमें बीटा कैरोटीन क्या करता है, इस चावल को गोल्डन कलर प्रोवाइड करवाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये गोल्डन राइस है इसके लिए एक स्पेशल कल्टीवेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, एक स्पेशल कल्टीवेशन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, यानी कि स्पेशल तरीके से इसको उगाया जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है एनोफिलिस स्टेफेंसी के बारे में। तो एनोफिलिस स्टेफेंसी से संबंधित फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये एनोफिलिस स्टेफेंसी है ये एक मॉस्किटो की स्पीशी है जो केवल और केवल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो एनोफिलिस स्टेफेंसी है दोस्तों, ये तेजी से जो एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट कर सकती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। तो आखिरी वाले क्वेश्चन से मैं आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ। आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक कर लेना और देखना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, ठीक है। जो भी आपका स्कोर है उसको ऑनेस्टी के साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। अब ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का गलत होगा या ज़्यादातर लोगों का सही भी हो सकता है, क्योंकि इसको मैंने सही से दोस्तों ये जो लाइन है इसको एक्सप्लेन नहीं किया है ना, और यही लाइन यहाँ पे आपकी सही है। फिलहाल अगर हम देखें क्वेश्चन क्या बोलता है, एनोफिलिस स्टेफेंसी से संबंधित जो 2 स्टेटमेंट है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये मॉस्किटो की स्पीशी केवल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। ये केवल साउथ एशिया में पाए जाते हैं, साउथ एशिया की नेटिव स्पीशी है ये, है ना, जो कि अफ्रीका में फैल रही है अभी आज के समय पर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा वाला यहाँ पर सही है कि हाँ रैपिड तरीके से जो एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसको ये मच्छर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया गोल्डन राइस से संबंधित बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। पहला, इसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है जो गोल्डन कलर देता है इस चावल को, सही बात है भाई, अभी पढ़ा था हमने। दूसरा, इसमें एक स्पेशल कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, नहीं, मैंने आपको बताया था कोई स्पेशल कल्टीवेशन की जरूरत नहीं। जिस तरीके से नॉर्मल चावल लगाया जाता है उसी तरीके से गोल्डन राइस को भी लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया हिमालयन सीरो से संबंधित 2 स्टेटमेंट से बताइए कौन सा सही है। पहला, क्या ये ट्रांस हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। ट्रांस हिमालयन रीजन को छोड़कर ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल हिमालय सभी जगह पर पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सरासर गलत। दूसरा, इनको IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया विवेकानंद रॉक मेमोरियल से संबंधित बताइए। पहला, तमिलनाडु के पास में ही एक स्मॉल आइलैंड पर यह बनाया गया है इन द ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, ये सही बात है।
दूसरा जो पूरा मेमोरियल इसके आसपास समुद्र है और वो है लेकेडिव सी, ये भी सही है, आपको फोटोज दिखाए थे मैंने, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, बताइए 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, सही बात है। दूसरा, इसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया को पुश करने के लिए, ये भी सही बात है। तीसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है, ये गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं दोस्तों, हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसको डायरेक्टली प्रधानमंत्री देखते हैं, वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर उसके अंडर में ऑपरेट करता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब 2 सही हैं। तो इन तीनों में से कितने सही हैं? ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया शरावती नदी के बारे में, बताइए 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला, ये जो नदी है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में बहती है, ऐसा नहीं है, कर्नाटका के अंदर बहती है, कर्नाटका के ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में। दूसरा, ये नदी जॉग फॉल बनाती है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, ये भी सही बात है, जॉग फॉल्स के बारे में भी पढ़ा था, फोटो दिखाए थे, तो ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्या स्कोर रहा है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट स्कोर लिख दो अपना, और जिसका कम है वो निराश ना हुए, कल फिर से मिलेंगे, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पे सॉल्व करोगे, एट द लास्ट आपके सभी क्वेश्चन सही होने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर बात दोस्तों चीज़ें समझने की भी है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से सुन रखो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, सब पूरे अपने वीडियो से ही बने हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए गए हैं, और ऐसे ही कोई सवाल बन जाते हैं एग्जाम में भी। तो आसान तो है, लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करनी होगी, और वो एक बार में नहीं होती है, समय के साथ में धीरे धीरे हो जाएगी, बस खाली दिमाग लगाकर चीज़ों को सुनते हुए चलो, और लास्ट में धड़ाधड़ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, देखो, और धीरे धीरे करके बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपके अंदर आएंगे। कई सारे लोगों में ऑलरेडी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ चुके हैं। बाकी मैं भी वीडियो कंटिन्यू रखूंगा जिससे आपको डायरेक्ट हेल्प मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।